नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन और कुछ विटामिन भी अल्प मात्रा में रहते हैं। इसके अलावा प्याज में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए प्याज की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे एक किसान भाई ने भी प्याज की खेती की है। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से। ये डॉक्टर साहब मैंने आधा एकड़ लगाई थी 5 सितंबर 2020 को। लगानी ये अगस्त में थी, लेकिन मौसम की वजह से ये अगस्त में नहीं लग सकी। इस वजह से मैंने 5 सितंबर को लगाई है। इसमें मैंने अट्राकोल बायर कंपनी की दवाई 2 बार स्प्रे कर दिया है और इसमें एक बैग यूरिया का लगा दिया और जी एक 0-12-32 19-19 18-18-18 और 12-64 ये मैंने इसके स्प्रे कर दिया। देखो जी 15 दिन के बाद तो हो ही जाएगी। मार्केट में लेके जाएंगे जी। अभी मार्केट में बेचूंगा इसको। अगर मेरे को इसमें फायदा हुआ तो अगले साल में इसको दुगना कर दूंगा। आसमान छूती कीमतों से जब प्याज आम आदमी के आंसू निकाल रहा है, वहीं हरियाणा के करनाल जिले के किसान रामेश्वर दास जी पहली बार आधे एकड़ खेत पर खरीफ प्याज की खेती कर रहे हैं। तो इनकी फसल पर डॉक्टर सरदार सिंह का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये खरीफ सीजन की प्याज है और ये हरियाणा में हमारे मेवात एरिया में होती है ज़्यादातर, और आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में ये खरीफ ओनियन होती है। तो यहाँ पे हमने शुरुआत करी और हमारे जो बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं रामेश्वर जी पंडित जी, और उन्होंने ये शुरुआत इस एरिया में करनाल ज़िले में की है और बहुत अच्छी शुरुआत है। और आप ये देखो कि अभी प्याज का रेट भी 50 रुपये किलो मार्केट में चल रहा है। और ऐसे समय में अगर ये प्याज तैयार होकर मार्केट में आती है तो किसान को निश्चित रूप से इसका लाभ अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जीरी का सब्स्टिट्यूट सबसे अच्छा ये खरीफ प्याज है। खरीफ प्याज से आपको जितना जीरी में आमदनी होगी उससे दुगना आराम से प्याज दे सकती है। इसके 2 तरीके हैं खरीफ प्याज के। एक है कि जून के महीने में 15 जून के आसपास आप बीज बोएं, पौध तैयार करें और उसको अगस्त के शुरू में लगा दें, क्योंकि 40-45 दिन में पौध तैयार हो जाती है। और दूसरा तरीका यह है कि आप 15 जनवरी के बाद जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, टेम्परेचर हाई होने लगे, तो आप बीज की बुवाई कर दें और करीब 2.5 महीने में उसी जगह पे, पौध की जगह पे ही 1.5-2 सेंटीमीटर डायमीटर की गंठी बन जाएंगी उसमें। और ये गंठी उखाड़ के आप कहीं भी रख लें, खराब नहीं होगी। और उन गंठियों को अगस्त के शुरू में खेत में लगा दें और आपके अक्टूबर में ये प्याज तैयार हो जाता है। ये थोड़ा सा लेट लगी थी इस साल, हाँ 5 सितंबर के करीब ये लगी। ये एग्रीफार्म डार्क रेड वैरायटी है N53, जो नेफार्ड 53 के नाम से जानी जाती है। तो और दूसरी वैरायटी एग्रीफार्म डार्क रेड है। तो ये एग्रीफार्म डार्क रेड वैरायटी है जो NHRDF द्वारा विकसित की गई है और ये खरीफ सीजन के लिए N53 से बेटर है, अच्छी वैरायटी है। तो अभी भी आप देखिए कि इसमें गंठी बनना शुरू हो गई है। प्याज की फसल को कुछ कीट और रोगों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप इन कीट और रोगों की समय से पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं। प्याज में मुख्यतः बीमारी स्टेमफिलियम ब्लाइट आती है और उसकी पहचान है, जैसे इसमें थोड़ा सा शुरू हुआ है, ये पत्ती अगर आप देखेंगे तो निचले तरफ से पीलापन शुरू होता है। जैसे ये हो गया है पीलापन, यहाँ से शुरू हुआ है अभी, और पूरी पत्तियाँ जो हैं बढ़ते बढ़ते सारी पत्ती पीली हो जाती है। और इसके लिए आप मैंकोजेब
जो दवा है उसका स्प्रे करने से कंट्रोल की जा सकती है। और कीड़े में अगर आप देखें तो एक ही कीड़ा लगता है इसमें, थ्रिप्स। तो थ्रिप्स आप ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे बीच में पाया जाता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो इसमें नहीं है। इस सीजन में वो बहुत कम आता है, और आएगा भी तो 1 या 2 स्प्रे से काम चल जाता है। और या फिर बायो में अगर करें हम तो नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड हैं उसका भी स्प्रे से ये कंट्रोल हो जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हमारे अन्य किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन वह इसकी बुआई करते समय लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आती है। तो आप गेहूं की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजीव वर्मा। आज हम बात करेंगे रबी की प्रमुख फसल गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं हमारा सबसे पुरानी खेती पद्धति है। बहुत बड़े क्षेत्र में गेहूं की खेती मध्य प्रदेश में होती है, और मैं आपको यहाँ पे उन्नत किस्में बता दूँ। MP 1202, 1203, HI 1544 और इसके अलावा JW 3211 अर्ध सिंचित असिंचित अवस्थाओं में शरबती गेहूं की किस्में हैं। इन किस्मों को हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3382 JW 3382 भी हमारी जवाहर वीर 3382 बहुत अच्छी किस्म है। 3336 बहुत कम समय 100 दिन की किस्म है। इसको हमारे किसान भाई जहाँ पर कम पानी उपलब्ध है, वहाँ 3336 की भी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अब बुआई के पूर्व हमें यहाँ खाद की मैं मात्रा बता दूं। गेहूं में 120, 60 और 40 NPK की मात्रा, नाइट्रोजन लगभग 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम स्पोर और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा हमारे खेतों में लगती है। तो ये जो मात्रा है हमारी, इस मात्रा का संपूर्ण मात्रा का जो उपयोग है हमारे किसान भाइयों, पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व देना। सिर्फ नाइट्रोजन की जो मात्रा है आधी मात्रा बुवाई के पूर्व देना है। आधी मात्रा हमें 2 प्रथम द्वितीय तृतीय सिंचाई या प्रथम या द्वितीय सिंचाई के बाद देना है। तो जो आधी मात्रा 60 किलोग्राम मात्रा और बाकी स्फुर और पोटाश की मात्रा एक साथ हमें आखिरी बखरनी के समय देना चाहिए। यदि हम अर्ध सिंचित अवस्था में बुवाई कर रहे हैं तो ये उपयुक्त समय हमारा 15 अक्टूबर के उपरांत हमारे किसान भाई 15 नवंबर तक अर्ध सिंचित अवस्था में बुवाई कर सकते हैं। 15 नवंबर के उपरांत सिंचित पूर्ण सिंचित किस्मों की बुवाई 30 सितंबर तक कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और जो देर से आने वाली किस्में हैं, जो देर से जल्दी पकने वाली जो किस्में हैं, उनके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक के बीच में भी हमारे किसान भाई बुवाई कर सकते हैं। बीज मात्रा में यहाँ गेहूँ की बता दूँ। सिंचित अवस्था में 100 किलोग्राम, अर्ध सिंचित अवस्था में 100 किलोग्राम, पूर्ण सिंचित अवस्था में 120 से 25 किलोग्राम मात्रा गेहूँ की प्रति हेक्टेयर या 2.5 एकड़ में हमारे किसान भाइयों को उपयोग करनी चाहिए। बीज उपचार किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। तो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से बीज उपचार करना है। FIR पद्धति को यहाँ पे अपनाना है। इसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार क्लोरोपाइरीफास, ताकि दीमक या अन्य जमीन जन्य जो कीड़े हैं उनसे बचाने के लिए 3 ml लगभग क्लोरोपाइरीफास प्रति किलोग्राम बीज उपचारित भी करना चाहिए। इसके उपचार के उपरांत हमें बुवाई का कार्य करना है। यहाँ पे मैं बुवाई का बता दूँ। रेज बेड प्लांटर से बुवाई करने से गेहूँ की फसल में हमें पानी की मात्रा कम लगती है, और इसमें 2 कतारें गेहूं की फिर नाली होती है, 2 कतारें गेहूं की फसल की फिर नाली होती है। इसमें लगभग कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाती है हमारी। अक्सर देखने में आता है कि बहुत से किसान जानकारी के अभाव में बीज को छिटक कर बोते हैं। किसान ऐसा ना करें। गेहूं की बुआई हमेशा पंक्तियों में करें, जिसमें कतार से कतार की दूरी 22 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर पर रखते हुए बुआई करना उपयुक्त होता है। पूर्ण सिंचित पद्धति अवस्था में हमें 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 20 से 22 दिन के अंतर पर प्रत्येक सिंचाई करना चाहिए। और यदि हम अर्ध सिंचित या हम कम सिंचाई हमारे पास हो, सिर्फ क्रांतिक अवस्थाओं पे हमें 3 पानी देना चाहिए। जो क्रांतिक अवस्था है, सबसे पहली अवस्था क्राउन रूट स्टेज जो कहलाती है जड़ विन्यास अवस्था, दूसरी झंडी अवस्था, तीसरी हमारी जो है आखिरी है दुग्ध अवस्था। इन तीनों क्रांतिक अवस्थाओं पे पानी देने पे भी हमारा उतना ही उत्पादन प्राप्त होता है जितना 6 सिंचाई देने पे होता है। इसके बाद निदाई गुड़ाई की बात आती है। 22.5 सेंटीमीटर पे आप बुआई करेंगे तो कुल्फा या डोरा आसानी से उसमें कुल्फा हैंड व्हील आसानी से चला सकेंगे, मिट्टी पलट जाएगी और बीड्स निकल जाएंगे। इसके अलावा रासायनिक पद्धति से भी हमारे किसान भाई खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। 2,4-D
का छिड़काव करके लगभग 25 दिन से 30 दिन की अवस्था पे 2,4-D का छिड़काव करके भी हमारे किसान भाई गेहूं में खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे किसान भाई जो गेहूं की बुवाई की टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, किस्मों का कौन सी किस्म कब बोना है इसका भी ध्यान रखें, तो हमारे गेहूं की फसल में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। हमारे जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की फसल लगाई है वह इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक आलू की पैदावार लेने के लिए आपको फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीबन 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। लेकिन इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वह फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। तो हमारे जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की बुआई कर दी है और उनकी फसल में खरपतवारों की समस्या देखने में आ रही है, तो वह बुआई के 7 दिनों के अंदर आधा किलोग्राम सिमेजिन 50 WP का 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव कर दें। और यदि आपने खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया है तो आप निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवार मुक्त कर दें। किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सिंचाई में पानी आधी मेड़ तक ही देना चाहिए। आलू की फसल में जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है तो फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हैं तो वह 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम DAP और 170 किलोग्राम MOP का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 125 किलोग्राम और अन्य खाद्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 125 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने में आता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोल से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गूदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम या डायमिथोएट 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल में पत्ती सिकुड़न, जिसे लीफ कर्ल रोग के नाम से जाना जाता है, काफी देखने में आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोग ग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि अगेती आलू फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको बुआई के 75 से 85 दिनों में औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है। कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना
बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। धान की कुल जल आवश्यकता का 50% गर्भावस्था से दूध भरने तक लगता है। इसलिए फूल आने एवं दाना में दूध भरने की अवस्था में किसान भाई को सलाह दी जाती है कि खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरकर रखें। इस समय धान की फसल में कहीं कहीं माहू कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। इसके लिए धान की फसल की सतत निगरानी करें एवं कीटों की संख्या प्रति पौधा 10 से 15 होने पर बिप्रोफिजिन 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान में तना छेदक कीट की निगरानी करें एवं फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। कीट का अधिक प्रकोप होने पर क्यूनाल फॉस दवा का छिड़काव करें। इस समय धान की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख या नाव के आकार के समान चौड़े होने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में इस समय जीवाणु झुलसा रोग एवं शीत ब्लाइट रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसे में खेत से जल निकास की उचित निकासी करें एवं पोटाश 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। वर्तमान समय उतेरा की फसल लेने के लिए उपयुक्त है। इसलिए जो किसान भाई उतेरा फसल लेना चाहते हैं वे अभी धान की खड़ी फसल में तिवड़ा, अलसी और मसूर की खेती कर सकते हैं। इसके लिए धान की परिपक्व फसल में बीजों को छिड़क कर बोएं। रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी करें। इस समय ट्रैक्टर चलित रोटावेटर तथा कल्टीवेटर का प्रयोग कर खाली खेतों में उथली जुताई करें। इस समय कुल्थी, मूंग, उड़द, तोरिया, सूरजमुखी एवं चारे वाली फसलों की बुआई किसान कर सकते हैं। टमाटर, भटा, मिर्च एवं शिमला मिर्च के पौधों को लगाने की तैयारी करें एवं लगाने के पूर्व पौधों को थायरम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों को उपचारित अवश्य करें। फल वृक्षों जैसे संतरा, अमरूद आदि को वर्षा काल समाप्त होने की स्थिति में अपने बगीचों में पौधों पर बोडो पेस्ट या बोडो मिश्रण 1% के घोल का छिड़काव करें। मुर्गी के चूजों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए F1 या लसोटा स्टेन का टीका लगवाएं। गाय में माता रोग का टीका लगवाएं तथा पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका रोग का टीका लगवाएं। साथ ही कृमिनाशक दवा पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मझगवां, जिला जबलपुर के उमेश कुमार ने। आपने पशुओं के लिए संतुलित आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो हमारे पशु हैं उनसे साल भर अधिक उत्पादन कैसे लिया जा सके, जिसमें मुख्य रूप से किसान भाई ये है कि जो हमारा दुधारू पशु है उसको साल भर हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए। और उसमें मुख्य रूप से जैसे फलीदार चारे हैं, इसी प्रकार बिना फलीदार चारे हैं, ये 2 तरह के चारों का समावेश उनमें करना चाहिए। जिसमें मुख्य रूप से आपने बात करें तो जो हमारा पालन का जो खर्चा है उसमें करीब 60 से 70% खर्चा केवल उसके रखरखाव के साथ साथ उसके आहार दाना पे आता है। तो मुख्य रूप से किसान भाइयों ये है कि जो अगर पशु को अपन करीब 8 से 7 किलोग्राम हरा चारा दें तो वो 1 किलो दाने का कार्य करता है। जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो बरसीम है, रिजिका है, लोबिया है, इनके साथ साथ ही जो ग्रेमनी कुल के पौधे हैं जैसे बाजरा है, मक्का है, जवार है, MP चरी है, नेपियर ग्रास है, इनको शामिल किया जा सकता है। और इस प्रकार अगर 40 किलोग्राम हरा चारा पशु को प्राप्त होता है तो उसका दूध उत्पादन बिना दाने के प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों आमतौर पर अगर हम दुधारू पशु के संतुलित आहार की बात करें तो उसका जो कुल दिया जाने वाला आहार है उसमें 3रा भाग यानी जो उसको राशन देते हैं वो दाना से दिया जाना चाहिए। और बाकी जो 2/3 भाग है उसमें हरे चारे और सूखे चारे का समावेश होना चाहिए।
तो इस प्रकार किसान भाइयों जो आपका राशन है उसमें 30 से 40% मक्का, इसी प्रकार गेहूं का चोकर है, बाजरा है, इनका समावेश। इसी के साथ साथ 30 से 40% उसमें जो खलियां हैं, जैसे मूंगफली खली है, इसी प्रकार आपकी सरसों की खली है, इनको समावित किया जा सकता है। इसी प्रकार उसको जैसे चना चूरी है, अरहर चूरी है, इनका 20 से 25% भाग इनसे दिया जा सकता है। और उसके साथ उसको 2% खनिज लवण और 1% नमक उसको खिलाया जा सकता है। ये एक दुधारू पशु के लिए संतुलित आहार अपन कह सकते हैं। किसान भाइयों अगर रोजाना पशु आहार की अपन बात करें प्रति पशु, तो उसको उसके शारीरिक भार के अनुसार उसका आहार दिया जाता है, जिसको शरीर की देखभाल के लिए गायों को 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलोग्राम प्रतिदिन, प्रत्येक 2.5 लीटर दूध पर गायों को 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। प्रत्येक 2 लीटर दूध पर भैंसों को 1 किलोग्राम दाना, 6 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। बछड़े या बछड़ियों के लिए 1 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक दाना प्रतिदिन उनकी उम्र या वजन के अनुसार देना चाहिए। इसके साथ ही किसान भाई ये जो मुख्य बातों के अलावा इस बात का और ध्यान रखें कि जो हमारे पशुओं को प्रतिदिन पिलाया जाने वाला पानी है, वो जो अपन लोग पीते हैं वैसा ही उसका पीएच होना चाहिए, वैसा ही उसका तापमान होना चाहिए और वैसा ही वो साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों जो खान पान के अलावा ये भी अपन ध्यान रखें कि जो हमारे पशु हैं उनका समय पर स्वास्थ्य प्रबंधन होना चाहिए। इसी के साथ साथ उनका नियमित रूप से जो उनका अंतः एवं बाह्य परजीवी है उनकी रोकथाम के लिए उपाय करें। आमतौर पे किसान भाइयों जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले जो आपके टीकाकरण है वो करवाना चाहिए। बछड़े हैं उनको भी करीब 10 से 15 दिन का होते होते एक बार उसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। इसी के साथ जो हमारे बड़े दुधारू पशु हैं उनको भी साल में 3 बार कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।